हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। सो आज हमारे साथ है रजत गिरी एंड ही इज़ सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा एज अ स्केल वन ऑफिसर रिसेंटली इन आई बी पी एस पी ओ 2024। आज जानेंगे हम रजत से कि इनकी प्रिपरेशन कैसी रही, क्या क्या चैलेंजेस थे एंड हाउ ही टैकल्ड दोज चैलेंजेस, और क्या एक अप्रोच होनी चाहिए एक बिगिनर की, एक रिपीटर की, टू टैकल दोज सब्जेक्ट्स एंड डिफिकल्टीज। तो वी वेलकम यू रजत। थैंक हम यू आपको सर। वेलकम करते हैं राइट अप्रोच यूट्यूब चैनल में। एंड थैंक यू। वी वांट कि आप स्टूडेंट्स को पूरा एक रोड मैप प्रोवाइड करें हर एक चीज़ में। सबसे पहले वी वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू आपकी सर। कैसा लग रहा है रिजल्ट सिलेक्शन लेके, कैसा फील हो रहा है आपको? सर काफ़ी हल्का फील हो रहा है, रिलैक्स्ड फील हो रहा है। मतलब जैसे सिलेक्शन से पहले 24 घंटे बर्डन रहता था दिमाग पे हम्म। कि क्या होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। वो सारी चीज़ें हट गई तो काफ़ी लाइट फील होता है ग्रेट। ऐसे। अच्छा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक वो मोमेंट जब आता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, जो वो डेट होती है 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2025, जो भी डेट रहती है, लेकिन 1 अप्रैल फिक्स रहता है। तो वो जो 1 अप्रैल का जो टाइम होता है, वो दिन आपके लिए कैसा था? क्योंकि मॉर्निंग में रिजल्ट पब्लिश हो गया था 11 साढ़े 11 के आसपास, थोड़ा सा लेट हुआ इस बार, बट क्या आपके दिमाग में चल रहा था? और जब आपने रिजल्ट ओपन किया तो आपका रिएक्शन क्या था? थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। सर सबसे पहले तो सुबह कट ऑफ आ जाती है, तो 8 साढ़े 8 कट ऑफ आई थी। तो मैं 40 नंबर पे गई थी ओबीसी की कट ऑफ, और 42.5 पे शायद गई थी यूआर की। तो मुझे लग रहा था कि इतने तो आ जाएंगे शायद, मतलब इतना तो आने चाहिए मार्क्स की। लेकिन फिर वही रहता है ना कि जब पहले सिलेक्शन ना हो तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी रहता है कि ऐसा भी हो सकता है ना है, कि उस टाइम पे किसी को पता नहीं होता, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली रहता है। तो ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं। उसके बाद मैं मंदिर गया। जब मंदिर से मैं लौट के आया, मैं घर के गेट पे ही था, तभी रिजल्ट आया मेरे पे, नोटिफिकेशन आया रिजल्ट आउट। फिर बोला, ठीक है देखते हैं। उसके बाद मैंने खोला, तो उसमें लिखा, पहले मैंने लाइन पढ़ी, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो गया, यस। लेकिन फिर जब पढ़ तो लिया मैंने, फिर बंद कर दिया। फिर मैंने कहा बैंक तो देखा ही नहीं कि कौन सा मिला है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा खोला, फिर मैंने पढ़ा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे था मेरी। तो वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि सिलेक्शन हो गया ठीक है, पर फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। तो काफ़ी टाइम तो प्रोसेस करने में लग गया इस चीज़ को कि हाँ हो गया, और फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिल गई। तो मतलब खुशी भी थी, शौक भी था। तो मिक्स था इमोशंस का, ऐसे कुछ उस टाइम पे फील ही नहीं होता। जब पहली बार आपकी जॉब लगती है तो कुछ टाइम नहीं आप समझ पाते कि क्या फील करना है, इमोशन। ग्रेट ग्रेट। फिर उसके बाद जब आपका रिएक्शन, अपने फैमिली का रिएक्शन देखा होगा, आपने उनको बताया, उनका रिएक्शन क्या रहा? सर पापा को बताया, तो पापा बोल रहे थे ठीक से रिजल्ट चेक कर लो, तुम्हारा ही है ना। तो मैंने कहा हाँ हाँ मेरा ही है यार, रिजल्ट तो ठीक से चेक चेक करूँगा। और मम्मी को बताई, मम्मी रोने लग गई खुशी से। तो मैंने कहा रोने वाली क्या बात है इसमें, तो खुशी की बात है। और अपने भाई के साथ सेलिब्रेट किया। ग्रेट। फिर फ़ोन भी मिलाए होंगे, लाइक जो रिलेटिव्स होंगे उनको वो बताया भी होगा। वो तो खुद आने लगते हैं सर फिर। राइट राइट। ये जो जर्नी होती है रजत, बेसिकली प्रिपरेशन से पहले की, कि कोई भी फिक्र नहीं करता, ना ही आपको अप्रिशिएट करता है। आपका जो रिकॉग्निशन है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, वो इस एक पॉइंट पे आके अटक जाती है जब आप कुछ हासिल कर लेते हो। और जैसे वो अचीवमेंट आ गई और अब मुझे दिख रहा है कि आपकी आंखों में वो खुशी दिख रही है कि सर अब मुझे इज्जत मिलती है पूरी। फिर वो ओवरनाइट सक्सेस बन जाती है सर। राइट राइट, बट उसके पीछे की जो जर्नी रही है, पेनफुल जर्नी, वो उस टाइम लोग पे डिस्कस नहीं करते। कोई नहीं देखता, उस टाइम पे कि तुम क्या कर रहे हो अकेले, तुम रात को बैठ के पढ़ रहे हो 12 1 2 बजे। राइट। तब कोई
कॉल नहीं करता, लेकिन जब सडनली एक दिन आपका रिजल्ट आ जाता है तब, अरे बेटा कैसे हो। राइट, मुझे याद है रजत, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में लास्ट ईयर आए थे। उस टाइम आरआरबी के एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे एंड यू आर वन अमंग द एडमिन्स जो कि रेड अप्रोच में आज भी है। और बहुत खुशी होती है मुझे आपकी सक्सेस देख के, आप लोगों ने जो अचीवमेंट हासिल की है, आई फील प्राउड ऑन दैट। और जितनी खुशी आपके पेरेंट्स को हुई थी, उतनी मुझे भी हुई थी उस दिन जब आई आपने नो सर। बताया था मुझे। क्योंकि मैं देख रहा था आपका एफर्ट कितना सीरियसली आप कर रहे हो। और वहाँ पर मुझे याद है जब आरआरबी के एग्ज़ाम्स हुए थे 2024 वाले लास्ट ईयर, और आप शायद मिस कर गए थे उसके प्री या फिर 0.25 से। 0.25। अब ये जो पेन होता है ना 0.25 वाला, ये खैर बयान नहीं हो सकता, बट वी कैन अंडरस्टैंड इट, हम समझ सकते हैं। उसके बाद भी आपने जो मेहनत की और यहाँ तक आके जो आपने फाइनल सिक्सर मारा, वो सबसे अप्रिशिएबल चीज़ है। मतलब मैं कहूँगा कि इतने गट्स होने बहुत रेयर होते हैं बच्चों में, वो थैंक यू सर। कंटिन्यूसली एफर्ट कर सके। अच्छा, अब यहाँ पर हम रजत बात करेंगे आपकी अप्रोच क्या रही है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। उससे पहले आप थोड़ा सा ये बताना कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है ग्रेजुएशन में, और रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट को आपने प्री के लिए स्पेशली कैसे कैसे टैकल किया, कितने टाइम में आपने टैकल किया। सर मैंने प्रिपरेशन अराउंड मार्च अप्रैल में स्टार्ट की थी। तो मार्च से पहले मैंने लाइफ में पजल नहीं बनाया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो प्री के पजल से स्टार्ट किया था। बेसिक आईक्यू मेरा मतलब हमेशा से ठीक था, ऐसा कभी वीक स्टूडेंट नहीं था। हाँ, क्वांट्स की बात अलग है, क्वांट्स में मेरे थोड़े बुरे हाल थे शुरू से ही। पर वैसे मेरा आईक्यू अच्छा था, तो मुझे पता था कि हाँ मैं करूँगा तो कर लूँगा। तो पहले रीजनिंग के लिए मैंने जब स्टार्ट किया प्रीलिम्स के लिए, मैंने शुरू में क्लासेस देखी, अंकुश लांबा सर की क्लासेस देखी शुरू में मैंने। तो उनसे मैंने थ्रेड मेथड सीखा। वो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्लाई होता है अच्छे से, बस एक दो कुछ केसेस होते हैं जैसे स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बोथ साइड फेसिंग रहते हैं, दो लोग रहते हैं एक साइड पे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज थ्रेड मेथड मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और प्रीलिम्स के लिए मैंने शुरू में रीजनिंग की क्लासेस ली सारी, अपना जो भी बेसिक होता है वो क्लियर किया एक दो महीने में। और साथ में पजल बनाने स्टार्ट किए मैंने धीरे धीरे। शुरू में तो टाइम लगता था जैसे, तो मैंने ये किया कि जब स्टार्टिंग की तो पीओ के पजल ना करके क्लर्क के पजल से स्टार्ट किया। मैंने कहा पहले इजी वाले थोड़े करने चालू करूँगा तो धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि एक साथ अगर पीओ का पजल उठा लोगे तो हो जाएगा काम। तो मैंने क्लर्क के पजल से स्टार्ट किया क्योंकि वो इजी भी लगता है, और जब कोई इजी काम आप शुरू करते हो तो मज़ा भी आता है उसको करने में। तो रीजनिंग के लिए मैंने ये अप्रोच रखा कि एक बार, क्योंकि रीजनिंग में कुछ नहीं है, एक बार आपको सिलेबस करना है, उसके बाद बस प्रैक्टिस है। तो तो रजत, सिलेबस के लिए यहाँ पर आपने कोई स्पेसिफिक लाइक टीचर को फॉलो किया था, एनरोलमेंट किया था बेसिकली, कोई पेड कोर्स उनका या फ्री में यूट्यूब पे। पेड कोर्स और बोलना नहीं चाहिए पर मिल जाते हैं। ओके। तो मतलब समझने वाले समझ गए होंगे। राइट राइट। तो लिए तो थे मैंने, पर ऐसे ऑफिशियली जाके खरीदा नहीं, मैंने किसी से एनरोल तो नहीं आपने किया। हेल्प ली अपने दोस्तों से। जी। ठीक है ठीक है, ओके। तो मतलब फिर प्रीलिम्स के लिए मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था रीजनिंग में, ठीक है और मेंस के लिए संजय सर को फॉलो किया था जो ठीक है। वाली बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उनका कोर्स लिया था मैंने मेंस के लिए। तो रीजनिंग के लिए ये हो गया। और मैथ्स तो मैंने सबसे पढ़ा है, क्योंकि मेरा मैथ्स इतना वीक था एक टाइम पे। जैसे एक एग्ज़ाम दिया था मैंने काफ़ी साल पहले, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, वो दिया था। उसमें मेरे 20 में से 2 नंबर आए थे मैथ्स में। और वो एग्ज़ाम शायद इंडिया का सबसे आसान एग्ज़ाम होता है। उसमें मेरे हाल ये थे क्वांट्स में कि 20 में से 2 नंबर आए थे। तो अगर किसी को लगता है कि उसकी क्वांट्स वीक है, इससे ज़्यादा वीक नहीं हो सकती। और अब भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस हो गया हूँ मैथ्स में, बट ठीक है, मतलब इतनी कर ली मैंने कि मेंस में मेरे 70-80 परसेंटाइल आ जाते थे। तो मैथ्स में काफ़ी मैंने एफर्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वीक थी मेरी। बट जब मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की तब तक मेरा बेस ऑलरेडी बन चुका था मैथ्स का। अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पीछे कुछ नहीं किया था। पीछे मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए थे,
और 3-4 एग्ज़ाम की फाइनल मेरिट तक पहुँचा भी था मैं। तो अगर कोई ये बोलता है कि उसने बिल्कुल ही फ्रेशर से आके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, तो वो या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या वो झूठ बोल रहा है, मेरे हिसाब से। क्योंकि जब तक आपका बेस ना हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते। इतना ईज़ी नहीं होता। तो रजत, आपके अकॉर्डिंग एक बेस बनाने के लिए कितना टाइम लग सकता है एक स्टूडेंट को फॉर क्वांट सेक्शन? सर, अगर कोई बिल्कुल ही फ्रेशर आया है मेरे हिसाब से, और मतलब उसने ग्रेजुएशन में और स्कूल में क्वांट्स नहीं पढ़ी है, तो कम से कम 6 महीने से 1 साल तो अगर सही से बेस बनाना है, अगर वीक है उसकी क्वांट्स जेन्युइनली, तो 6 महीने से 1 साल लगेगा मिनिमम। जिसमें कंप्लीट आपका डीआई लाइक सिलेबस से पोर्शन लेके हो गया, प्रैक्टिस तक। अर्थमेटिक पोर्शन हो गया, स्पीड मैथ हो गया। मतलब 6 महीने तो सिलेबस कंप्लीशन प्लस उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, उसके बाद के 6 महीने पूरी तरह प्रैक्टिस। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। और तो ये तो थी लाइक प्री के लिए। आपने कोई स्पेसिफिक टीचर्स जो जिनसे आपने बहुत ज़्यादा सीखा हो क्वांट सेक्शन, अर्थमेटिक हो सकता है या कोई स्पीड मैथ हो सकता है? सर, क्वांट्स मैंने एक तो कौशिक मोहंती सर से काफ़ी पढ़ा। एक दो टीचर्स और हैं उनसे मैंने पढ़ा, पर मतलब मेरी जो मेंटल वो है उसमें समझ नहीं आया मुझे। तो कौशिक सर का मुझे काफ़ी अच्छे से समझ आया, जो जितने भी चैप्टर मैंने उनसे पढ़े। और भी 2-3 टीचर से मैंने पहले पढ़ा था, बट अभी बैंकिंग के लिए स्पेसिफिकली मैंने कौशिक सर से ही, जो मुझे समझ आया वो कौशिक सर से ही था। तो आप लाइक क्या सजेशन देना चाहोगे रजत कि अगर एक बच्चा है जो कि बिगिनर है, जिसने अभी अपनी तैयारी शुरू की है बैंकिंग एग्जाम्स की, 2025 या 26 जो भी एग्ज़ाम देना चाहे, और वो बच्चे भी जो कि रिपीटर्स है बट उनका क्वांट सेक्शन वीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, तो आप उनको ऐसी कौन सी एडवाइस दोगे क्वांट सेक्शन के लिए कि आपको ये चीज़ ज़रूर फॉलो करनी चाहिए? सर, सबसे पहले चीज़ है कि अगर आपको पता है कि आपका क्वांट्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो आप अपने दूसरे जो सेक्शन है उनको स्ट्रेंथ बनाओ। क्योंकि एक से ज़्यादा वीकनेस बना के आप एग्ज़ाम में नहीं जा सकते, और चले भी जाओगे तो या तो फाइनल मेरिट पे रह जाओगे, या बहुत ज़्यादा इंटरव्यू पे डिपेंड हो जाओगे कि 80 नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं। तो अगर आपको पता है आपका अकाउंट्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को ऐसा कर लो कि वो बिल्कुल स्ट्रेंथ बन जाए आपकी। आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स में वीकनेस लेकर सिलेक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको ठीक करना है क्वांट्स, तो सबसे पहले तो बैंकिंग में कुछ फिक्स्ड ही चैप्टर्स आते हैं। आप सबसे पहले उन लिमिटेड चैप्टर्स को अच्छे से करो। अगर वो भी आप अच्छे से कर लोगे तो आपका 70 परसेंटाइल प्लस आ जाएगा क्वांट्स में आराम से। 70 से 80 परसेंटाइल आपका आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो फिक्स चैप्टर्स हैं जो आते ही हैं हर बार, सबसे पहले तो डीआई को अच्छे से करना है। और जो केसलेट होती है, जो मतलब क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें केसलेट, या फिर जो आरआरबी पीओबी होता है, केसलेट इजी ही आती है ज़्यादातर। तो उससे भी भागना नहीं चाहिए। अगर आप टैकल करोगे सही से तो वो भी बन जाएगी। और अरिथमेटिक के तो कुछ फिक्स्ड ही चैप्टर्स हैं, उनको अगर अच्छे से कर लिया तो सही काम हो जाएगा। आपने रजत अर्थमेटिक के लिए सारे चैप्टर फॉलो किए थे या फिर कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स किए थे? मैंने तो सर बस 4-5 चैप्टर किए थे। मुझे पता था कि इससे ज़्यादा होगा ही नहीं मेरे पे। राइट, राइट, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा एक फ़ियर रहता है बच्चों के माइंड में कि सर अरिथमेटिक पूरा ही करना पड़ेगा, और हमेशा हमारी अप्रोच रहती है आप सेलेक्टिव कर लो, आधे कर लो, सफिशिएंट रहेगा, बट उसमें एक्सपर्टीज़ करो। प्री या मेंस कैसे भी क्वेश्चन है आप टैकल कर सकते हो उसके अंदर, जो कि आपने भी सेम अप्रोच फॉलो की। दैट इज़ व्हाई यू आर ऑफिसर देयर। आपने सेलेक्टिव चीज़ों को फॉलो किया जिससे मार्क्स भी मिले, और आपका जो आप इनपुट दे रहे हो अपना डेली का 8 घंटे 10 घंटे स्टडी कर रहे हो, उसका आउटपुट भी मिले आपको जाके फाइनल रिजल्ट्स के अंदर। और मुझे पता है आपका मेंस में लीड भी अच्छी थी, 10-15 के आसपास आपने मुझे बताया था उस टाइम है ना, जो कि एक अचीवमेंट है इटसेल्फ। अच्छा रजत, यहाँ पर हमने क्वांट की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली फॉर प्रीलिम्स, आपने रीजनिंग का मेंस भी बता दिया। अब यहाँ पर इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक है या जो शुरू करना चाहते हैं, तो उनको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? क्या ग्रामर करना बहुत ज़रूरी है या फिर वोकैब की अलग से आपको एक अपनी कंपाइलेशन छापनी है, और आपकी क्या अप्रोच रहेगी? सर, ग्रामर में तो मुझे यही नहीं पता आज तक कि नाउन और वर्ब क्या होता है, मुझे सच में नहीं पता। तो अभी इस पे कंट्रोवर्सी हो सकती है। मुझे सच में नहीं पता नाउन और वर्ब क्या होता है। और
मेरे 27 मार्क्स हैं इंग्लिश में, और वाह, 21 थे डिस्क्रिप्टिव में। तो ब्रिलियंट। ये आप मेंस का बता रहे हो? 27, जी, 41। जी, जी। ग्रेट। और 21 डिस्क्रिप्टिव में थे, तो 25 में मतलब से हाँ 21। जी, तो वेरी गुड। ठीक ठीक ठाक ही है इंग्लिश मेरी। वाओ, ग्रेट। तो तब तो मतलब ज़रूर बताना है आपको कि आपने कैसे अप्रोच फ़ॉलो किया। मतलब इंग्लिश में ये है सर कि अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं कि आप ग्रामर रटोगे बैठ के। रूल्स मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई रट भी लेगा एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कैसे कर लेगा, क्योंकि मैंने 1-2 बार कोशिश करी है 2-3 रूल रटने की, मुझे तो याद नहीं आए एग्ज़ाम में। पता नहीं लोगों को आ जाते हों, पर मुझे नहीं आए पर्सनली। और वोकैब बैंकिंग में ज़रूरत नहीं है, एसएससी में है, क्योंकि एसएससी में काफ़ी हार्ड वोकैब पूछी जाती है, बट बैंकिंग में ज़रूरत नहीं है वोकैब रटने की। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग करते हो, तो उसमें जो वर्ड्स आते हैं उनकी वोकैब आप देख लो, क्योंकि वो वर्ड्स काफ़ी बार रिपीट होते हैं न्यूज़पेपर में। तो जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनकी वोकैब आप देखो, और उसको मतलब आप डेली भी देखते रहोगे तो एक टाइम के बाद वो वर्ड्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में। अगर आप रीडिंग कर रहे हो और उसके बाद समरी लिख रहे हो और चीज़ें समझ पा रहे हो आप, और मैं तो बल्कि ये भी कहता था कि फ्री टाइम है आपका, जैसे अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो आप कोई मूवीज़ वगैरह देख रहे हो इंग्लिश में, उसमें भी आपको एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग ही होगी। कई बार तो कई एग्ज़ाम्स में ऐसा हुआ है कि कोई वर्ड मैंने मूवीज़ में सुना है, और क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई चीज़ आ गई, तो मैं उसे मतलब अप्लाई कर सकता हूँ कि वो वर्ड वहाँ यूज़ हुआ था, यहाँ पे ये इस तरीके से यूज़ हो सकता है। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, अपने सामने देखा है। तो आपको बस इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना, आपको एक लैंग्वेज की तरह सीखना है उसको। अगर आप लैंग्वेज की तरह सीखोगे, अंडरस्टैंडिंग बनाओगे, तो इंग्लिश बहुत आसान है बैंकिंग की। एसएससी में है दिक्कत, क्योंकि वहाँ इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव, पैसिव ये सब आता है। तो वहाँ पे रूल्स पढ़ने होते हैं, क्योंकि बिना रूल्स पढ़े ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट बैंकिंग में ज़रूरत नहीं है। 4-5 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, अगर अंडरस्टैंडिंग भी होगी तो 3-4 तो कर ही लोगे उसमें से। तो मैं प्री में भी यही करता था कि अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 3 तो मैं कर ही लेता था। 1-2 में से 1 आध में रिस्क ले लो थोड़ा-सा। अगर लग रहा है, नहीं लग रहा तो छोड़ दो, छोड़ने में कोई बुराई नहीं होती। राइट। तो यहाँ बेसिकली आपने पूरा का पूरा फ़ोकस और एफ़र्ट रीडिंग पे किया, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने पे किया। और जो कि हम हमेशा बोलते हैं बच्चों से कि रीडिंग पे फ़ोकस करो, समराइज़ समरी जो है वो कॉम्प्रिहेंड एबिलिटी है आपकी, कितना आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। सर अब तो मेरी मतलब इंग्लिश ऐसी थी कि ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, मतलब रीडिंग भी नहीं करता था मैं, क्योंकि पहले मैंने मतलब रीडिंग वगैरह सब अगर आप अपने डेली रूटीन में रखोगे तो एक टाइम के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। बैंकिंग के लिए मैं इंग्लिश को 1 घंटा भी नहीं देता था डेली। ओके। कभी मन किया तो पढ़ लिया, नहीं किया तो नहीं। राइट। अगर आपकी डेली के उसमें आ जाएगी इंग्लिश, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा टाइम देने की इंग्लिश को, जैसे अच्छा बच्चे रजत, का। यहाँ पर एक काफ़ी बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं कि सर हमने 4000 वर्ड्स इंग्लिश के याद किए, 3000 याद किए, या फिर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे मैं देखता हूँ पर्सनली खुद जाके भी कि जो टीचर्स हैं लाइक दे आर मेकिंग देयर एफर्ट, बट स्टूडेंट्स उन सभी वर्ड्स को लिखना शुरू कर देते हैं, डेली 15 वर्ड्स, 20 वर्ड। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि ये दिन कितने टाइम तक रहेगा। अगर आपने 1 महीना भी फॉलो कर लिया तो करीबन 600 वर्ड्स हो गए, फिर उसके सिनोनिम सेंटिमेंट्स मिला के 1800 मान के चलो आप 1 महीने के। और अगर आपने 3 महीने फॉलो कर लिया तो 5000 वर्ड्स। 5000 वर्ड्स का रिवीजन कैसे होगा? उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, और कंप्यूटर भी पढ़ना है आरआरबी के लिए। तो राइट। अच्छा रजत, जब आपने पहली बार मॉक दिया था, कितना परसेंटाइल आपका आया था फर्स्ट टाइम जब आपने एकदम शुरुआत की थी? सर परसेंटाइल तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आईबीपीएसपीओ का प्रीवियस ईयर दिया था मैंने फर्स्ट टाइम, उसमें अराउंड 40 या 39 मार्क्स आए थे मेरे। लगभग 50 परसेंटाइल के आसपास आपका आया था उस टाइम। हाँ, इतना ही होगा, तो 50। आपने अपनी स्पीड को कैसे जनरेट किया? क्या वो मेथड था कि आपने अपने मार्क्स को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया कि आपने प्रीलिम्स क्वालीफाई की? सर कुछ नहीं, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग की तो मैंने ये देखने के लिए किया कि क्या मतलब मेरी इस समय वो है, स्ट्रेंथ है क्या, वीकनेस है, और कहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ।
तो इंग्लिश में उसमें जो 40 स्कोर था, उसमें से 22-23 नंबर तो इंग्लिश में ही थे। मुझे लग ही रहा था। तो तो हाँ जी। फिर रीजनिंग का मैंने देखा कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ स्कोर बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस टाइम तक मैंने रीजनिंग में वो भी नहीं की थी, जो मिसलेनियस रीजनिंग होती है वो भी नहीं की हुई थी। तो फिर मैंने वो सब देखा, तो पहले मैंने जो मिसलेनियस रीजनिंग है उसका सिलेबस करना स्टार्ट किया। पजल बाद में किए, मैंने कहा कि पहले ये जो इजी वाले हैं ये मैं कर लूँ, उसके बाद पजल पे कूदूंगा, क्योंकि अगर पहले से पजल में ही लग जाऊंगा तो फिर ये इजी वाले रह जाएंगे। तो राइट। पहले मैंने जो इजी क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में मिसलेनियस टाइप के वो करे, उसके बाद मैंने पजल पे काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स में मैंने देख लिया था कि डीआई करना बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो मैथ्स में मैंने डीआई करना स्टार्ट किया। और जब मैंने दूसरा मॉक दिया लगभग 2 हफ्ते बाद पहले मॉक के, तो अराउंड 60 मार्क्स आ गए थे मेरे दूसरे मॉक में, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी सही से इम्प्लीमेंट की, देखा कि कहाँ मार्क्स ज़्यादा कम रह गए, कहाँ इजीली मैं स्कोर बढ़ा सकता हूँ। तो अगर मार्क्स बढ़ाने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी स्ट्रेटजी। और आपने जो एनालिसिस किया, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ढंग से एनालिसिस कर ही नहीं पाते। काफ़ी बार मैंने देखा है। अच्छा रजत, जब आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके थे रीजनिंग के, क्वांट के, ये सब, तो आपने मॉक टेस्ट डेली किया या अल्टरनेट डे पे किया, या फिर वीक में एक बार दो बार ऐसे सर, रीजन? मुझे याद है कि जब आरआरबी पीओ में मेरा स्कोर नहीं आ रहा था, तो मैंने आप मतलब तब तक मैं मॉक ज़्यादा नहीं दे रहा था, जैसे 2 मॉक दे दिए, 3 मॉक दे दिए, और आरआरबी पीओ में स्कोर नहीं आ रहा था मेरा। तो आरआरबी पीओ एक तरीके से मैंने छोड़ ही दिया था, मैंने कहा ये तो मेरे से निकलने का नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग कहाँ कर पाऊंगा मैं। तो उसके बाद मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला 6-7 मॉक दो डेली। तो मैंने फिर 6-7 मॉक देना स्टार्ट किया, और विद इन अराउंड 10 डेज मैं वहाँ पहुँच गया कि 0.25 से ही मिस हुआ मेरा। तो मैं सोच रहा था कि अगर थोड़ा पहले से मैं करना स्टार्ट कर देता तो निकल जाता आराम से। राइट। और आपने सेम चीज़ फिर फॉलो की आगे तक, IBPS PO सर, जब आईबीपीएस में प्री में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसमें इंग्लिश होती है। सेक्शन था, स्ट्रॉन्ग तो था आपका? हाँ, इंग्लिश थी, क्योंकि उसमें मुझे दिक्कत नहीं थी कि 22-23 नंबर इंग्लिश से ही आ जाएंगे। कितनी कट ऑफ जाती है आईबीपीएस पीओ की? 50-55 जाती है। तो मुझे लगा कि रीजनिंग और मैथ्स उतनी तो हो गई थी मेरी कि प्री में दिक्कत ना हो। अब की बार तो शायद कट ऑफ 48 ही थी। राइट। चलिए रजत, अभी हम बात करेंगे मेंस के लिए, बट उससे पहले हम जानेंगे इंटरव्यू का सिनेरियो। क्योंकि काफ़ी बच्चे वेट करते हैं उस एक दिन का। काफ़ी बच्चों की ख्वाहिश भी होती है कि हमको इंटरव्यू में जाके बैठना है, वो फील करना है। और जब कोई एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बताता है सिलेक्टेड कि एक इंटरव्यू हमारा ऐसे था, हमने ऐसे प्रोसीड किया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे विजुलाइज करते हैं अपने आप को कि हम बैठे उस एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अब आपकी जर्नी कैसे रही इंटरव्यू की? आपने तैयारी कैसे की? फिर आपने कैसे आपने आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट किया? और आपसे 2-3 क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए, जो आपको याद है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर, सबसे पहले तो मतलब मैंने पहले कभी इंटरव्यू वैसा दिया नहीं था, फॉर्मल इंटरव्यू इस तरीके का कभी दिया नहीं था। तो मुझे पता ही नहीं था कि तैयारी करनी कैसे है, क्या करना है। फिर मैंने आपसे ही मतलब इंटरव्यू की तो सारी तैयारी की थी। तो उसमें आपने जो भी क्वेश्चंस कराए थे ज़्यादातर मतलब उसी हिसाब से पूछे उन्होंने। कई मतलब जो वो सब्जेक्ट में चले गए थे वो तो अलग चीज़ थी, बट उसके अलावा जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपने सारे करा दिए थे। सबसे ज़्यादा मुझे 2-3 क्वेश्चंस की दिक्कत थी। एक तो वो था जो आपने मतलब गैप ईयर्स का बताया था, तो वो पूछा भी उन्होंने। और एक वही था जो आपने कहा था कि पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन था, जो आपने बोला था कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है तो आप कहीं पुलिस फोर्सेस वगैरह में क्यों नहीं जाते, जैसे आईपीएस वगैरह। तो वो सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। राइट। तो कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्ट आपने बताए थे और वो वैसे ही पूछ लिए उन्होंने। और बाकी मतलब इंटरव्यू वाले दिन सुबह को बटरफ्लाइज तो रहती ही हैं। तो बट अगर आप सही से तैयार होते हो, मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है कि आप एक अच्छा मतलब अपीयरेंस रखो अपना, ताकि उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उससे। कि अगर आप अच्छे से तैयार हो रहे हो, आपको पता है आप अच्छे लग रहे हो, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है उससे। वो मतलब
सिलेक्शन होने और ना होने में डिफरेंस बना सकता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके लुक से वो इम्प्रेस हो रहे हैं, तो इससे आपको सबकॉन्शियसली भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है वहाँ जाके बैठने में। राइट। और आपके मार्क्स कितने थे रिजल्ट? 80 अराउंड आपके मार्क्स थे, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, 80 मार्क्स के अराउंड फैच करना भी एक अचीवमेंट है। यू आर अमंग द टॉपर्स वहाँ पर। तभी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, जिसको देख के आपको बिलीव नहीं हुआ था एक बार जब रिजल्ट चेक कर रहे थे आपने कंफर्म किया कि वही है। जबकि सर मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि हमने सारे आंसर दिए बट हमें मार्क्स नहीं मिले। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा 2 बार हुआ कि 4-5 क्वेश्चन हो गए, वो पूछे जा रहे हैं और मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं बोल रहा सर नहीं आता, वो तो लगातार वही लाइंस। चीज़ मैंने लेक्चर में बोली थी आप सबको उस टाइम पे, कि हर एक जवाब देना आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करता, दैट इट डिजर्व टॉपर्स मार्क्स। और वो आपने इम्प्लीमेंट भी की रिजल्ट। मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है आपने, आपकी जो सिंसियरिटी है, कि आपने उसको सुना और वहाँ पे एग्जीक्यूट भी किया। अगर उन्होंने आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे, आपको नहीं भी आए, बट आपका कॉन्फिडेंस वही था टॉप पे एकदम। और जैसे उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा जो आपकी लीग में आ चुका, फिर आपने जो काउंटर किया, सर वो फ्लो इम्प्रेसिव। फ्लो फ्लो में लीग वाले भी रह गए थे एक दो। ओके। ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बट फिर भी यू नेल्ड इट। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे थे, कैसा फील हो रहा था आपको उस टाइम पे? काफी मतलब अच्छा फील हो रहा था, कॉन्फिडेंस तो था ही ऑब्वियसली, मुझे राइट। मतलब ज़्यादा नर्वस फील करता नहीं मैं नॉर्मली। तो कॉन्फिडेंस तो था ही कि हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने जाके सबको ग्रीट किया, उसके बाद उन्होंने कहा बैठो, फिर उन्होंने कहा कि अपने बारे में कुछ बताइए, फिर बस वहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। कोई कॉम्प्लीमेंट भी दिया था उन्होंने शायद आपको, मुझे बताया था आपने। हाँ सर, वो 2-3 बार बोला था उन्होंने कि एक बार तो उन्होंने ये बोला था कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आपके पापा पुलिस ऑफिसर हैं, तो आप भी आईपीएस वगैरह के लिए ट्राई क्यों नहीं करते। हम्म। उसके बाद आपने हॉबीज के लिए बताया था कि अगर जेन्युइनली सब कुछ ही ना पता हो उसके बारे में तो हॉबी मत बताना। राइट। तो मैंने उन्होंने हॉबी पूछी, मैंने बोला सर मेरी ऐसी कोई हॉबी है नहीं। काफी लोग शॉक भी हो जाते हैं सुन के कि ऐसे कैसे बोल दिया कि हॉबी है नहीं। तो मैंने बोला कि हॉबी नहीं है बट सर्टेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, जैसे जियो पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में मुझे पढ़ना पसंद है और फुटबॉल पसंद है, बट एज सच ऐसी ऐसी हॉबी नहीं है मेरी वो। तो जब मैंने बोला कि मेरी ऐसी कोई हॉबी नहीं है, तो उन्होंने बोला योर पर्सनैलिटी इज सो गुड, हाउ यू डोंट हैव अ हॉबी, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने कहा कि सर हॉबी नहीं है बट आई हैव अदर इंटरेस्ट। राइट, और ये बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया, क्योंकि अगर ऐसे में हॉबी आप बोलते तो वो पक्का काउंटर क्वेश्चन करते, और फिर वहाँ पे आपके मार्क्स भी कम होते, 80 से फिर डायरेक्टली आप 60 पे आ जाते। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाई। ईमानदारी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। चलिए, ये तो इंटरव्यू का था पूरा प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं मेंस के लिए। जैसे अभी IBPS PO का नोटिफिकेशन आया है, जो दोबारा रिलीज हुआ है, अक्टूबर में उसका मेंस है। अब प्री का तो आपने पूरा बता ही दिया, समराइज कर दिया। मेंस के लिए रीजनिंग और क्वांट में क्या एडवाइस करोगे आप बच्चों को, कि आपको क्या कुछ फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी? सर जब मैंने स्टार्ट किया मेंस पढ़ना IBPS PO के लिए, उससे पहले मेंस करा नहीं था मैंने कभी ज़िंदगी में। तो मुझे यही नहीं पता था कि पढ़ना स्टार्ट कैसे करना है या कहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब एक होता है ना कि आपको कोई रस्सी खींचनी है तो उसका एंड तो मिले आपको पहले जाके, अगर स्टार्टिंग से खींचनी है तो यही समझ नहीं आता कि पढ़ना कहाँ से है। तो उसके लिए फिर मैंने क्लासेस ही प्रेफर करी। मेंस की मैंने क्लास लेनी स्टार्ट की संजय सर से रीजनिंग के लिए, और कौशिक सर से मेंस के लिए। तो मेंस में मैथ्स की क्लास में मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने डिसाइड किया कि क्लास लेके मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर है मैं खुद प्रैक्टिस करूँ मॉक की। तो मेंस में फिर मैंने सेक्शनल मॉक लगाने स्टार्ट किए और थोड़ी बहुत क्लासेस लेनी स्टार्ट की। मतलब एक दिन क्लास लेता था, एक दिन मॉक लगाता था मेंस का क्वांट्स का, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इसमें मेरे ज़्यादा मार्क्स मिलने नहीं है। अगर इसमें मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो वो टाइम वेस्ट ही होगा, मेरे मार्क्स इसमें लिमिटेड ही आएंगे। तो इसलिए मैंने ज़्यादा एफर्ट देना छोड़ दिया एंड में क्वांट्स पे। तो उसके बाद रीजनिंग के लिए मैंने संजय सर से पढ़ना स्टार्ट किया। पहले मैंने वही किया कि मिसलेनियस करो और बाकी
फिर उसके बाद पजल्स पे जाओ, क्योंकि कई लोग ऐसा भी कह रहे थे कि पिछली बार तो पजल आए, पजल ही पजल थे, मिसलेनियस आई नहीं, तो अब की बार भी नहीं आएगी। बट ऐसे नहीं होता। पेपर का पैटर्न आपको नहीं पता कि एग्जामिनर कैसा देने वाला है इस साल, तो आप एक फिक्स पैटर्न बनाओ, उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करो। सबसे पहले मैंने मिसलेनियस किया। मिसलेनियस करने के बाद फिर मैंने पजल करना स्टार्ट किया, इजी वाले जो पजल्स होते हैं थोड़े मेंस में, क्योंकि हर पजल बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जो मतलब बहुत ही हार्ड हो। तो जो इजी पजल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना सबसे ज़रूरी है मेंस में, कि आपका आइडेंटिफिकेशन कैसा। आप क्वेश्चन को देख के 10-20 सेकंड देके समझ पा रहे हो कि ये अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो ये हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मेंस में टाइम बहुत जल्दी जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 घंटे से 30 मिनट रह जाएंगे और आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा पजल बनना। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मिसलेनियस ढूंढो, मिसलेनियस करते चलो। उसके बाद जो थोड़े इजी पजल हैं उनको मार्क कर दो। फर्स्ट राउंड में सारे मिसलेनियस खत्म करो। उसके बाद जो इजी पजल मार्क किए हैं वो करो। इजी पजल करने के बाद टाइम बचेगा नहीं वैसे, अगर बचता है तब आप कोई हार्ड क्वेश्चन करने का ट्राई करो, वो अदरवाइज रहने दो, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। और सेम कॉन्ट्स में मैं समझ गया था कि ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मतलब डुएबल चीज़ें करो, और इतना करो कि पास हो जाओ, ठीक ठाक नंबर आ जाए। तो क्वांट्स में मैंने 9 नंबर का अटेम्प्ट किया था, बट मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी हुआ था उसमें, तो लगभग 4 नंबर मिले थे मुझे क्वांट्स में 9 में से। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर आपने जो बैलेंसिंग क्रिएट की रजत, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जानना कि अगर आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन, चाहे वो क्वांटी क्यों ना हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, एवरेज भी आप अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, तो जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव, वहाँ से मार्क्स फेच करो, जो कि आपने किए। 21 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव में थे, 27 आपके इंग्लिश ऑब्जेक्टिव में थे, तो 48 तो आपके यहीं से हो गए। 20 रीजनिंग में थे। 20 रीजनिंग में थे, तो 68 आप यहाँ से हो गए। फिर कुछ जीए में आपने मार्क्स फेच किए होंगे, 8, 10, 15, कितने मार्क्स थे अप्रोक्सीमेटली, आइडिया है कुछ? 7-8 नंबर थे सर। 7, 8 नंबर। जीए मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं थी, 2-3 दिन ही पढ़ी थी जीए मैंने। उसमें भी आप 7, 8 मार्क्स फेच कर गए। चलिए, तो ये तो था रीजनेबल क्वांट का आपने बताया। अब हम बात करते हैं कि स्पेशली मेंस की इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। सर मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मॉक्स ही है, क्योंकि कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है इंग्लिश में। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप क्या ही अलग करोगे इंग्लिश में, बस उसमें लेवल का ही फर्क होता है क्वेश्चंस का। बस सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस का सिलेक्शन और किस तरीके से आपका अप्रोच है। अगर आपका अप्रोच वीक है, आपको नहीं समझ आ रहा कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप क्लासेस देखो मेंस की, टीचर्स की, कि कोई भी अच्छा टीचर पकड़ो, उससे क्लासेस देखो। पर्सनली मैंने कभी कोई क्लास नहीं ली इंग्लिश की, बट अगर किसी की वीक है तो जैसे मैंने वरुण चित्रा सर का नाम काफ़ी सुना है कि वो अच्छे अप्रोचेस बताते हैं। तो आप पहले अप्रोच सीखो कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मेंस में। कई बार बच्चों को यही नहीं समझ आता कि इसको अप्रोच कैसे करना है। जैसे मैं भी मॉक देता था, कई जो अलग टाइप के क्वेश्चन होते थे, पहली बार में मुझे समझ ही नहीं आता था कि वो टैकल कैसे करना है। वो जब मॉक हो जाता था एनालिसिस में, मैं देखता था कि कैसे हुआ है ये क्वेश्चन, अगली बार मैं कर लेता था उसको खुद ही। तो लेकिन हर कोई मुझे पता है कि इंग्लिश में इतना नहीं कर पाएगा कि खुद ही वो समझ जाए, तो क्लासेस ज़रूरी हो जाती हैं। आप सबसे पहले किसी भी टीचर से अप्रोच सीखो, कुछ दिन क्लासेस लो, उसमें मेंस का वो सब बताएंगे कि कैसे किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। उसके बाद आप मॉक्स दो, क्योंकि मॉक सबसे सही चीज़ है। अगर आप डेली एक मेंस का मॉक दे रहे हो सेक्शनल इंग्लिश का, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा उससे भी। ग्रेट। तो ये तो जो ऑब्जेक्टिव था मेंस का। अब एक सबसे बड़ा फोबिया रहता है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, मैक्सिमम बच्चों का एक डर रहता है, और वहाँ पर आपने बहुत ही ब्रिलियंट स्कोर किया, 21 मार्क्स आउट ऑफ 25। 21 पॉइंट समथिंग थे वो, ट्वेंटी याद। वन पॉइंट समथिंग, जो कि मतलब टॉपर्स में मुझे लगता है कि टॉपर में ही है ये। टॉप 1% जो स्टूडेंट्स होंगे IBPS PO में जिनका सिलेक्शन हुआ होगा, उनमें ही 21 से ऊपर स्कोर आता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक फिक्स पैटर्न होता है। हालांकि जो मेरा वाला था उसमें पैटर्न बदल दिया था उन्होंने लेटर का। मुझे
आधा लेटर टाइप करने के बाद पता चला कि कुछ और ही पूछ रहा है। उसके बाद सारा डिलीट करके दोबारा लिखना पड़ा। तो एक फिक्स पैटर्न होता है, आप डेली बस एक लेटर और एक ऐसे की प्रैक्टिस करोगे तो भी आराम से हो जाएगा। और सिंपल लिखना है बस, कि कुछ भी ऐसा लिखने की कोशिश मत करो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि मेरी इंग्लिश ठीक है, फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने सिंपल सेंटेंस लिखे, छोटे सेंटेंस लिख के। मैं मतलब चाहता तो लिख सकता था कि मैं लिख के दिखाऊं, लेकिन वहाँ किसी को इम्प्रेस तो करना ही नहीं है, सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है तो फिर इम्प्रेस करके क्या फ़ायदा। राइट। छोटे सेंटेंस लिखो और इजी टू अंडरस्टैंड लिखो कि खुद भी तुम्हें समझ आए और ग्रामर भी गलत ना हो। परफेक्ट। चलो ये तो आपने कंप्लीट वाइंड अप कर दिया। अब रह गया करंट अफेयर्स, जो कि बैंकिंग एग्जाम की वो ब्रह्मोस मिसाइल है जिससे हर कोई डरता है। अब करंट अफेयर्स आपने कैसे टैकल किया था? ये जो 2-3 दिन आपने स्टडी किया उसमें से आप 7-8 मार्क्स लेके आ चुके, ये मैजिक कैसे हुआ? सर मतलब पहले का तो मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। करंट अफेयर जो आपने लास्ट में 1-2 दिन पहले दिए थे नोट्स, उसी में से पढ़ा था। उसमें भी आपने कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दिए थे कि एक नॉर्थ ईस्ट का कुछ था क्वेश्चन, एयरलाइंस का कोई क्वेश्चन था, आपने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन तो उसमें से ही आ गए थे। ओके। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, जो कि मेरी गलती भी थी। मतलब ऐसा किसी को एडवाइस नहीं करूंगा मैं। सब बैंकिंग के क्वेश्चंस, आरबीआई के क्वेश्चंस और नेशनल क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से बैंकिंग के लिए। अगर ये तीन भी आप करते हो तो 15 मार्क्स के आसपास आराम से आ सकते हैं। बिल्कुल, सही बात है। और करने भी चाहिए, क्योंकि मेरी गलती थी, बट आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। एक स्टूडेंट को कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स के टच में रहना चाहिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए, और सोर्स स्पेशली एक रखे तो फार बेटर है। कोई भी रखो, जो भी बच्चों पे डिपेंड होता है, किसकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जो कि आपने भी किया होगा उस 2-3 दिन के टाइम पे बार बार, और उसी की बदौलत है कि आपने वो चीज़ उसकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई की और मार्क्स भी आपने सेफ साइड में वहाँ पर फेच किए। क्योंकि तो सर मैंने कई लोग देखे हैं कि वो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं करंट अफेयर्स के नोट्स की, ओके। और उनके भी 6-6 ही नंबर आते हैं। तो उससे राइट। बेटर है कि 2 दिन पढ़ के 6 नंबर आ गए, 7 नंबर आ गए। एब्सोल्युटली। तो रजत, आपको क्या लगता है कि लाइक करंट अफेयर्स के नोट्स, जैसे जो बच्चे डेली लेक्चर फॉलो करते हैं, अब यहाँ से आपकी स्माइल से मैं समझ गया वैसे तो, बट जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं, लाइक आज 22 जून है, कल 23 जून है, वीडियोज आ रही है, आप उनके वो नोट्स भी बना रहे हैं अपनी नोटबुक में, तो और मुझे लगता यूट्यूब पे भी है डाल हाँ, दें। यूट्यूब पे भी डाल, तो ये 2.5-3 घंटा तो उनका डेली बेसिस पे चले ही गया, उन्होंने याद तो कुछ किया ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये अप्रोच ठीक है करंट अफेयर्स की? सर इतना कंज्यूम करना पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। चलो तुम्हारे में अंदर नया नया जोश है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना, लिमिटेशंस होती हैं कुछ। हर राइट। चीज नहीं कंज्यूम कर सकते। एब्सोल्युटली। तो आप सभी को रजत से ये चीज़ सीखनी है, सेग्रेशन करना सीखिए, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस में आप ज़्यादा इफेक्टिवली फॉलो कर सकते हो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, और क्या फॉलो नहीं कर सकते। सोर्स कोई भी फॉलो कीजिए, करंट अफेयर्स का स्पेशली, बट रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, कोशिश कीजिए लिखने में टाइम कम खराब करना है, सिलेक्टिव टॉपिक्स रेडी करने हैं, जैसे कि अभी रजत ने बताया था, आरबीआई, नेशनल बैंकिंग, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। बच्चे कहाँ टाइम खराब करते हैं? डेज, ओबिचुरीज, ये सब में, और क्वेश्चन कितने आएंगे? एक या दो या तीन। तो स्पोर्ट्स सेक्शन हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, डेज, ओबिचुरीज, और कुछ साइंस इंटेक, ये थोड़ा सा साइड का सेक्शन मुझे लगता है कि इस पे कम फोकस किया जाना चाहिए। तो रजत, ये तो कंप्लीट आपने समराइज कर दिया, इलेबोरेट कर दिया हर एक चीज़ के बारे में, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। अब आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या बैंक की जॉब खराब होती है क्योंकि आप बैंक की जॉब कर रहे हो? और क्या लगता है आपको कि बच्चे क्यों बोलते हैं, जो लोग सिलेक्टेड रहते हैं, कि बैंक की जॉब खराब है, नहीं करनी चाहिए, कुछ और आप तैयारी करो? आपका क्या परसेप्शन है? सर मेरे हिसाब से अगर आप मतलब केपेबल हो और एसएससी निकाल सकते हो या यूपीएससी निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंकिंग में नहीं है, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। तो अगर आप केपेबल हो, आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो अच्छी बात है। बट अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो मेरे हिसाब से बैंकिंग बेस्ट है, क्योंकि इतनी हाई पेइंग जॉब है और इतनी अभी भी सोशल रिस्पेक्ट है। ये राइट। आपको
नहीं मिल सकती। और मतलब जब प्रिपरेशन करते हो तब आपको लगता है कि ठीक है जो मिल जाए कर लेंगे, बट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप मतलब एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है जब आप थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाते हो, तो आपको लगता है कि कहाँ फंस गया। आप वो दिन भूल जाते हो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे दिन रात बैठ के। तो मतलब ग्रेटफुल रहना चाहिए इंसान को हमेशा मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन मतलब यू शुड नॉट फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम। एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये रजत, मुझे आपकी चीज़ हमेशा से अच्छी लगी है, और जो व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, जो आप एग्ज़ाम्स देने वाले हो, कल को आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे, आप लोगों ने रजत की 2-3 चीज़ें नोटिस की होगी। एक, ये जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, ये अपने पहले अपने दिमाग में चलाते हैं चीज़ों को, एंड देन ये पोलाइट रहते हैं। ही शोज़ दैट हम्बलनेस, और वो आपको शो करनी है। तीसरी चीज़, ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल, क्योंकि आपने उस दिन के लिए मेहनत की है, तो लोग क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता। दिस इज़ योर ओन फाइट, दिस इज़ योर ओन लाइफ। आपकी सैलरी है, आपका स्टेटस है, आपका फ्यूचर है, और मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग जैसी ग्रोथ किसी सेक्टर में मिलेगी आपको। मल्टी डायमेंशनल जॉब है, यू विल बी लाइक अ परफेक्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इन मैनेजिंग फाइनेंसिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फंड्स, लोन्स, सेगमेंट्स, जनरल बैंकिंग, हर एक चीज़ आपको आ जाती है। और ये जो प्रिपरेशन है बैंकिंग की, वो आपको इतना ट्रांसफॉर्म कर देती है कि आज जहाँ पर रजत बैठे हुए हैं और अपनी सैलरी एंजॉय कर रहे हैं, पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, और इतने अच्छी स्माइल कर रहे हैं, कल को अभी वहाँ सब बैठे होंगे, आई एम वेरी श्योर। तो रजत, यहाँ पर एक जाते जाते एक कोई भी एडवाइस जो कि आप अपने व्यूवर्स को देना चाहते हैं। मेरे सबसे मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आपका मैनेजमेंट है। मतलब एग्ज़ाम से आपको बैंकिंग में जाने से पहले ही मैनेजमेंट सीखना है। आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। सबसे ज़्यादा जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता मेरे हिसाब से प्रॉब्लम वही आती है कि वो मैनेजमेंट ही नहीं सीख पाते। वो बस ये देख लेते हैं कि इस दिन एग्ज़ाम है, इस दिन पेपर देने जाना है, उसके बाद सिलेक्शन होगा या नहीं होगा देखेंगे। बट उससे पहले आपको डेली मैनेजमेंट करना है, आपको दिन का मैनेजमेंट करना है कि मुझे अपना टाइम इफेक्टिवली कहाँ एलोकेट करना है। उसके बाद आपको वीकली मैनेजमेंट करना है कि इस हफ्ते में मुझे ये चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको मंथली देखना है, आपको मतलब एक प्रॉपर प्लान करना है कि मेरे ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये वीकनेस है मेरी, तो उसके हिसाब से इतने मार्क्स मुझे यहाँ से फेच करने हैं, इतने यहाँ से करने हैं। मुझे एग्जाम से पहले ही पता था कि क्वांट्स में मुझे इतने मार्क्स चाहिए, रीजनिंग में इतने चाहिए, और इंग्लिश में इतने चाहिए। जैसा मैं आपको बताता भी था कि इसमें सर इतने मार्क्स आ जाएं, इंग्लिश में इतने ले आऊंगा मैं। राइट। और कई बार मतलब मैंने बताया था आपको कि इसमें मैं इतने ले आऊंगा, उसमें इतने ले आऊंगा, और एंड में उतने ही आए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली रज़त का और मेरा डिस्कशन होता रहता था, लाइक ही वाज़ द एडमिन दैट टाइम, और अभी भी है एडमिन राइट अप्रोच में। तो हम काफ़ी डिस्कस भी करते थे, और मुझे अच्छा भी लगता था कि ये पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं, आप जानोगे कैसे अपनी खामियों को, अपनी कमियों को कैसे काम करना है। सो रजत, आई ट्रूली वांट टू कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस विक्ट्री जो आपने हासिल की है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, और इतने हेक्टिक टाइम में जहाँ पर संडे एंजॉय करना होता है, आपने आपको 1 घंटा दिया, बच्चों को गाइड किया, एंड वी ट्रूली बाय हार्ट थैंकफुल टू यू कि आपने अपना प्रीशियस टाइम उनको दिया। सर मतलब सिलेक्शन मेरा हुआ उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल था, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आई अप्रिशिएट योर काइंडनेस रजत, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू तो हम सर। इसको एंड करते हैं इंटरव्यू को आज के लिए। ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच रजत।